देखिए पहले हम डिफिनेशन सीखना है ऑस्मोटिक प्रेशर का। प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन समझने के लिए क्या सीखते हैं। ये एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है किसी विलयन पर लगने वाला। क्या होता है? किसी विलयन पर लगने वाला, किसी विलयन क्या, कंसंट्रेट विलयन, जिस पर सांद्रण क्या होता, प्रासरण क्या होता है, रुक जाता है। जिस पर प्रासरण क्या होता है, रुक जाता है, उसे हम प्रासरणी दाब कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। इसके लिए समझिए, एक कंटेनर लिए, कंटेनर को दो भाग में सेपरेट करते हैं एसपीएम के द्वारा। किसके द्वारा? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? इसमें भी सॉल्यूशन लेते हैं, जो सॉल्यूशन ये जो रहेगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन रहेगा। इधर का सॉल्यूशन क्या रहेगा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं, सांद्र विलयन। गलबात नहीं था, ध्यान देना है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, इधर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत? इधर जो सॉल्यूशन लेते हैं वो डाइल्यूट रहेगा, इधर का सॉल्यूशन जो होगा वो डाइल्यूट होगा, इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सब तो अभी याद हो गया होगा, जिसको बोलते हैं तनु विलयन। तनु विलयन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रेशर ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? अधिक होता है, इसमें अधिक होता है, अधिक होता है। और इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। याद रखना है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। तो डाइल्यूट का ज़्यादा होता है, कंसंट्रेट का कम होता है। तो जब ऐसा वेपर प्रेशर कम बेसी होने की वजह से इससे सॉल्वेंट निकलकर इसमें प्रवेश करेगा, इससे सॉल्वेंट निकलकर इसमें क्या होता है? प्रवेश करता है। इसको हम प्रासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है। कोई दिक्कत? तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? इसका प्रेशर इसके बराबर करना होगा। क्या करना होगा? बराबर करना है। तो इसका प्रेशर बराबर करने के लिए इसको पैक करके ऊपर से हम एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, पी। ऊपर से हम क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर पी लगा रहे हैं या पाई लगा रहे हैं। इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। समझ में आ रहा है? उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर लगाए गए वह बाहरी दाब जो विलयन के प्रासरण को रोक देता है। समझ में आ रहा है ना? परिभाषा क्या होता है कि सांद्र विलयन पर लगाए गए वह बाहरी दाब, या सांद्र विलयन पर लगाए गए वह बाहरी दाब, एक्सटर्नल प्रेशर, जो विलयन की सांद्रता को रोक देता है। क्या? विलयन की सांद्रता को नहीं, विलयन की प्रासरण को, विलयन की प्रासरण को रोक देता है। हाँ, प्रासरणी दाब कहलाता है, प्रासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो ये हो गया प्रासरणी दाब का परिभाषा। मतलब एक ऐसी बाहरी दाब जो विलयन के प्रासरण को रोक देता है। और ये प्रासरणी दाब हम किस पर लगाएंगे? सांद्र विलयन पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? सांद्र विलयन पर लगाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, इसका संकेत क्या होता है? प्रासरणी दाब का सिंबल होता है पाई। कैसे लिखते हैं? पाई से लिखते हैं। कोई दिक्कत? अब इसका ये परिभाषा बताएं। अब इसका हम पढ़ेंगे डेरिवेशन, पाई का फॉर्मूला निकालेंगे, यानी इसमें नियम कौन कौन सा लगता है। देखिए, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अब समझेंगे। प्रासरणी दाब का नियम, प्रासरणी दाब का नियम का मतलब प्रासरणी दाब कौन कौन से नियम से निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये यहाँ पर हमें पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी विलयन का प्रासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? क्या? उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, सांद्रण पर डिपेंड करता है।
और किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। हाँ, कंसंट्रेशन पर भी और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें देखिए 2 नियम से भी ड्राइवेशन इसका निकल जाएगा। कितने नियम से? 2 नियम से। तो इसमें जो पहला नियम होगा, पहला नियम, ये जो नियम जो पूरा बताए हैं वॉन ट हॉफ साहब बताए हैं। किसने? वॉन ट हॉफ, नाम सुने हैं? WONT, वांट, HOWF, वांट हॉफ, वांट हॉफ वैज्ञानिक का नाम है, वांट हॉफ। इन्होंने दिए हैं पहला नियम। देखिए पहला नियम में क्या कहता है कि यदि तापमान स्थिर हो, तापमान क्या हो? अस्थिर, अस्थिर ताप पर विलयन का जो प्रासरणी दाब होता है, अस्थिर ताप पर जो प्रासरणी दाब होता है वो विलयन के सांद्रण के समानुपाती होता है। अस्थिर ताप पर प्रासरणी दाब विलयन के सांद्रण के क्या होता है? समानुपाती होता है। विलयन के सांद्रण के क्या होता है? समानुपाती होता है। समझ में आ रहा है? यानी इसको लिखना, इंग्लिश में लिखना कैसे लिखा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, टू द क्या आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्ट में लिख दे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दोनों, टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो सांद्रण है वो हमें क्या लेना है? सांद्रण में हमने बहुत कुछ पढ़े थे, मोल अंश पढ़े थे, मोलारिटी पढ़े थे, मोलालिटी पढ़े थे, मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, पीपीएम पढ़े थे, है ना। तो इसमें सांद्रण में कंसंट्रेशन में क्या लेना है पता है? मोलारता लेना है। क्या लेना है? मोलारता, जिसको हम मोलारिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलारिटी। इसका संकेत यहाँ पर सी देंगे। यहाँ पर क्या देना है? सी से लिखना है, क्योंकि आप एम से लिखिए तो कुछ एम से मोलिकुलर मास भी लेकर चलना होता है तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या देना है? सी से लिखना है मोलारता को। सी माने कंसंट्रेशन, सी माने क्या हो गया? कंसंट्रेशन, सांद्रण, है ना। इसलिए यहाँ पर सी से लिखा जाता है। कोई दिक्कत? टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए तो कंसंट्रेशन यदि बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। पहला नियम यही कहता है, टेम्परेचर यदि फिक्स कर दिया जाए तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे विलयन का तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। कोई दिक्कत? और आप जानते हैं मोलारिटी कैसे निकलता है पता है? अच्छा, पहले इसको हम यदि मानते अथी लिखना है फॉर्मूला के रूप में तो क्या किया जाएगा? मोलर प्रासरणी दाब बराबर हो गया, प्रासरणी दाब ऐसे लिखिएगा, प्रासरणी दाब जो समानुपाती होगा वो मोलरता, वो क्या होगा? मोलरता ही होगा ना। मोलरता का मतलब सांद्रण, मोलरता का मतलब क्या हो गया? सांद्रण। कोई दिक्कत? यानी हम लिखेंगे पाई समानुपाती सी, पाई समानुपाती क्या हो जाएगा? सी माने सांद्रण। कोई दिक्कत यहाँ नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? पाई समानुपाती क्या होगा? सी होगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब सी निकालने के लिए सीखिए अलग से। सी कैसे निकलता है बताइए? मोलरता कैसे निकलेगा? सी कैसे निकलेगा? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अब बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में। वो भी किस में? लीटर में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आ रहा है? मोलरता ऐसे निकलता है। यानी हम इसको लिखते हैं फॉर्मूला में करके यदि, तो C बराबर जो होगा वो N बटे V। N का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, विलय के मोलों की संख्या,
विलय के मोलों की संख्या, अभी का मतलब बिलियन का आयतन, तो C बराबर n बटे क्या होगा V हो जाएगा। समझ में आ रहा है, C बार n बटे V, कोई दिक्कत। और अभी हमने क्या पढ़े थे कि पाई समानुपाती C होता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है C होता है, तो C के जगह पर क्या रखिएगा n बटे V, तो n के समानुपाती है तो V के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आ रहा है ना, तो यहां से दो चीज निकल गया, क्या चीज निकल गया, दो चीज निकल गया, दो फॉर्मूला निकल गया। क्या क्या समझिए, एक हो गया पाई समानुपाती n, पाई समानुपाती n, और एक हो गया पाई समानुपाती 1 बटे V, 1 बटे क्या हो गया V, मतलब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों का स्पेशल स्पेशल नाम है, ये बताया है एवोगाड्रो साहब, तो इसको एवोगाड्रो का नियम क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो का नियम। और ये कौन बताए हैं, बॉयल का गैसीय नियम। ये कौन सा नियम है, हाँ बॉयल का गैसीय नियम। बॉयल का क्या हो गया, तो ये अलग से नियम पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको एक ही नियम से दोनों निकल गया। इसी को फिर दोनों मिलाएंगे तो फिर वही चीज आ जाएगा ना, पाई समानुपाती करने गया C हो जाएगा, पाई समानुपाती क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो एक चीज ये समझ में आ गया ना, समीकरण 1 इसी से ये निकल गया, समीकरण 1 से ही समीकरण क्या बन गया 2 बन जाएगा, पाई समानुपाती n बटे क्या हो गया V हो गया, कोई दिक्कत। तो इससे हम ये निकाले हैं, और इसमें दो चीज, इसको तोड़ेंगे तो दो भाग बनेगा, एगो पाई समानुपाती n, तो इसको बोले एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम, नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा रहेगा वेपर प्रेशर उतना ही अधिक होगा, वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा अधिक होगा। ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V होगा, मतलब V बढ़ेगा तो पाई क्या होगा घटेगा, वॉल्यूम जितना ज्यादा रहेगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा कम होगा। इसका कैसे समझना है, तो गैस को छोटी सा मालिक को गैस की अमाउंट दिया हुआ है, उसको छोटी सी जगह में रखना है तो प्रेशर हाई रहेगा, और उतने ही गैस को बड़ा जगह में रखे तो प्रेशर क्या रहेगा कम रहेगा। जैसे गैस सिलेंडर देखते हैं, 14 kg गैस को एक सिलेंडर में पैक कर देते हैं, जब एक सिलेंडर पैक किया छोटा सा एरिया में तो उसमें प्रेशर कितना ज़्यादा रहता है, बहुत प्रेशर निकलता है। तो यानी एरिया वॉल्यूम घट गया, छोटे सिलेंडर का साइज छोटा होता है, गैस ज़्यादा उसमें है, तो वॉल्यूम कम गया, प्रेशर क्या हो गया बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम यदि ज़्यादा कर देंगे बाहर निकल जाएगा तो प्रेशर रहेगा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना, तो एवोगाड्रो का नियम और बॉयल का गैसीय नियम। तो पहला नियम तो समझ में आ गया, पहला नियम में हम क्या चीज़ स्थिर कर रहे हैं, ताप को स्थिर कर रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए लिखिए, दूसरा नियम में हम क्या करेंगे, सांद्रण को स्थिर करेंगे, तो ताप पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, क्या है उसमें तापमान को हमने स्थिर किए थे तो सांद्रण पर डिपेंड कर रहा था, समानुपाती था। अब यदि सांद्रण स्थिर करते हैं, अस्थिर सांद्रण पर, अस्थिर सांद्रण पर क्या होगा, प्रासरणी दाब जो है प्रासरणी दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। सबसे ज्यादा ताप, परम मतलब मैक्सिमम, विलयन के परम ताप, ताप को अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेचर, विलयन के परम ताप के क्या होता है समानुपाती होता है। देखिए दूसरा नियम में क्या समझना है, यदि हम कंसंट्रेशन को फिक्स कर देते हैं तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा विलयन का, प्रासरणी दाब जो होगा वो परम ताप के क्या होता है समानुपाती होता है, उसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यानी पाई समानुपाती T, टेम्परेचर को हम किससे लिखते हैं T से लिखते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा T हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 2 था ना, ये 3 हो गया, क्या हो गया 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से लिखना है तो क्या लिखिएगा, देखिए समीकरण 2 और 3 से, लेफ्ट में दोनों में पाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए n और t ऊपर होगा, v क्या रहेगा नीचे, नहीं n भी ऊपर है ना और t भी ऊपर, दोनों ऊपर हो गया गुना, v क्या हो गया नीचे, इस तरह से लिखा है ना, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n t बटे v, कोई दिक्कत।
अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर जब इक्वल करते हैं तो वो कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट के रूप में हम यहाँ पर आर लिखते हैं, करते हैं आर आर्यन टी बटे क्या हो गया भी हो गया। कोई दिक्कत? इसको आर को हम पढ़ते हैं गैस कांस्टेंट, क्या कहते हैं गैस कांस्टेंट कहते हैं। आर को क्या पढ़ेंगे गैस कांस्टेंट करेंगे। कोई दिक्कत? अब इसी को हम ऐसे लिखिए, भी को एन लाइए, भी को क्या कहते हैं इधर लाते, चाहे इधर रखिए, पाई बराबर हो गया एन आर टी अब बटे क्या हो जाएगा भी, ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई बार एन आर टी बटे क्या हो गया भी हो गया। ये जो नियम लिखे हैं, स्टेटमेंट जो लिखे हैं, स्थिर ताप सांद्रण पर प्रसरणी दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है, ये कौन सा नियम है? चार्ल्स का गैसीय नियम है। ये क्या है? हाँ, ये है चार्ल्स का गैसीय नियम। गैसीय मतलब ये सब नियम, चार्ल्स का गैसीय नियम, एवोगाड्रो नियम, उसके बाद बॉयल का गैसीय नियम, ये सब को एक साथ जोड़ने का काम बॉन्टॉप किए हैं। कौन किए थे? बॉन्टॉप। और बॉन्टॉप इस सब को एक साथ यूज करके क्या निकाले? प्रसरणी दाब का फॉर्मूला ड्राइवेशन निकाल दिए हैं। तो प्रसरणी दाब होगा पाई बार एन आर टी बटे क्या हो गया भी होगा। इसमें सबका मीनिंग समझना है। एन का मतलब हाँ विलय के मोलों की संख्या, आर का मतलब गैस कांस्टेंट, ये फिक्स होता है, इसका वैल्यू 0.831 का होता है, समझ रहे ना। टी का मतलब टेम्परेचर, वो भी केल्विन में, किसमें लेना है केल्विन में। भी का मतलब आयतन वॉल्यूम। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसको याद करने का तरीका समझ जाइएगा। ऐसे भी याद रखिए, या तो एन बटे भी को सी लेते हैं, एन बटे भी को क्या लिखते हैं सी बराबर ही एन बटे भी लिखे थे ना, तो ऐसे भी रख सकते हैं पाई बराबर सी आर टी। सी आर टी एगो एनसीआरटी होता है ना, यहाँ सी आर टी हो गया पाई बराबर, याद रह जाएगा पाई बराबर क्या हो गया सी आर टी, क्योंकि एन बटे भी को ही क्या करते हैं सी करते हैं। तो ये याद रखिए तो ये भी हो जाएगा, ये रखिए तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब समस्या यहाँ पर है एन कैसे निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या ये कैसे निकालेगा? एन बराबर क्या होता जानते हैं? कोई भी मोल, किसी भी यौगिक के मोल की संख्या निकालना है तो उसके दिए गए द्रव्यमान ऊपर होता है, और आणविक द्रव्यमान क्या होता है नीचे। तो द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, सिंपल। विलय के मोलों की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान बटे क्या होगा आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को हम W से लिखते हैं, वेट, है ना। अब आणविक द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलिकुलर मास को क्या लिखते हैं? तो एन की जगह पर W बटे क्या लिख देंगे एम लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है तक? W बटे, ये तो पढ़ते हैं 9वीं क्लास से, मोल की संख्या ऐसे निकालते हैं ना, दिए गए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास, ठीक है। तो रखिए इसमें एन की जगह पर W बटे एम, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? एन की जगह पर हो गया W बटे एम, तो WRT और नीचे हो गया एम भी, एम नीचे आ जाएगा ना, WRT नीचे क्या हो जाएगा एम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये निकल गया। अब इसी को आप हल करके एम को इधर ले आइए, एम को क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा WRT बटे क्या हो गया पाई भी, क्या हो गया पाई भी। एम क्या है? आणविक द्रव्यमान है, किसका है विलय के है, तो विलय के आणविक द्रव्यमान का भी व्यंजक निकल गया, किसके केस में? प्रासरणिक दाब के केस में। समझ में आ रहा है ना? तो परीक्षा में ऐसे पूछता है, प्रासरणिक दाब के का प्रयोग करते हुए या प्रासरणिक दाब के संबंध में विलय के आणविक द्रव्यमान का, हाँ आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें, या ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त करें, कोई दिक्कत? ये निकल गया आणविक द्रव्यमान किसका? विलय का, इसका हाँ विलय का आणविक द्रव्यमान, कोई दिक्कत? तो अब एक चीज ध्यान देखना है कि परिभाषा आ गया ड्राइवेशन 5 नंबर में प्रासरणिक दाब से, तो विलय के आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कहे या प्रासरणिक दाब निकालने के लिए कहे, पूरा आपको ड्राइवेशन करना पड़ेगा परिभाषा लिख करके, कोई दिक्कत? क्वेश्चन ज्यादा करके 5 नंबर में इस तरह से आता है कि प्रासरण क्या है, प्रासरणिक दाब के व्यंजक प्राप्त करें, या तो फिर प्रासरण क्या है, प्रासरणिक दाब के संबंध में विलय के आणविक द्रव्यमान का व्यंजक प्राप्त करें। कुछ भी कहेगा 5 नंबर में आएगा, आंख मूंद करके रगड़ देना है एकदम, कोई दिक्कत?